नमस्कार बच्चों। 7वीं कक्षा के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ नंबर 4 सीखेंगे, जिसे शीर्षक दिया गया है देश के नाम संदेश। बच्चों, आप बहुत छोटी कक्षा से ही पत्र लिखना सीख चुके हो। आज हम पत्र के बारे में ही कुछ चर्चा करेंगे। पहले पाठ के ऊपर जहाँ शीर्षक है उसके बाद पाठ की थोड़ी सी समझ दी गई है, उसके बारे में बात करें तो लिखा है, पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिजनों यानी परिवार के सदस्यों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में, दफ्तर यानी ऑफिस, सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। किसी ऑफिस में आपको किसी नौकरी के लिए, जॉब के लिए एप्लीकेशन करना हो तो उसे भी आप पत्र के द्वारा दे सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जा सकता है। दूरभाष यानी कि फ़ोन, मोबाइल आपको पता है, तार जो पहले के समय में जब फ़ोन हुआ नहीं करते थे उस समय तार एक प्रकार का संदेश भेजने का साधन हुआ करता था, उसे तार कहा जाता है। ईमेल, इन सभी से भी आप संदेशा भेज सकते हो। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है, लेकिन फिर भी आज सदियों से हम पत्र का महत्व जानते ही आए हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन, जिन्हें हम अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट हैं नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देश या फिर देशाभिमान यानी देश के लिए श्रेष्ठ भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख भी उन्होंने दी थी। चलिए, यहाँ पर एक पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसकी जानकारी प्राप्त करें। तो आप स्क्रीन में देख पा रहे हो कि सबसे ऊपर पता दिया गया है, मातृछाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील यानी जिसे हम गुजराती में तालुका कहते हैं, तहसील भाभर, जिला बनासकांठा, और अंत में दी गई है दिनांक 24/12/2011। प्रिय हर्ष, जहाँ यहाँ पर पत्र कैसे लिखते हैं वो भी थोड़ा सा याद करते जाएं। तो यहाँ पर पता खत्म हो गया, उसके बाद की लाइन में जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं उनका संबोधन होता है नमस्ते। तो ये अभिवादन हुआ। आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो नमस्ते लिख सकते हैं। तो पत्र शुरू किया है, मैं यहाँ सकुशल हूँ यानी खुश हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे यानी खुश होंगे। तुम्हारा खत मिला, खत यानी पत्र, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया ईमेल पढ़ा, वही तुम्हें या तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ, यानी कि प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने जो ईमेल पढ़ा वही तुम्हें भेज रहा हूँ। अवतरण चिन्ह में लिखा है, डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं जो अब्दुल कलाम जी ने लिखे हुए थे अपने ईमेल में। आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइंस दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही हैं। आपने इस बारे में क्या किया? यानी कि देशवासियों से अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि आप इतने सारे सवाल करते हैं। तो आगे बात करते हैं। फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए, क्या ये हो पाएगा?
आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रस्क मालूम होता है। आप शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच आइचर्ड रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी रखी तो टिकट पंच करता है, लेकिन आप सिंगापुर में कहते हुए या फिर कहते हैं क्या, यानी कि लेखक कहते हैं, अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि अगर आपने सिंगापुर में रहकर इन सारे नियमों का पालन किया है तो उसके बाद आगे बात करते हैं। दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक यानी कॉमन सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटे से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं कर सकते, यानी तेज़ गाड़ी नहीं चला सकते वॉशिंगटन के अंदर। और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कह सकते कि जानता है मैं कौन कौन हूँ। तो यहाँ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि भारत में कई लोग ऐसे हैं जो पुलिस वालों को ये तक कह देते हैं, आप जानते हो मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। यानी कि भारत के अंदर इस तरह हो सकता है, लेकिन दूसरे देशों में ऐसा नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में समुद्र तटों पर यानी समुद्र के किनारों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते, यानी कि आप वहाँ पर जाकर कचरा क्या फेंक सकते हैं। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पिक क्यों नहीं थूकते। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते, यानी कि बोस्टन ऐसा सिटी है, उसका वर्णन किया है कि भारत के अंदर नकली प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बता रहा हूँ, सिर्फ आपके। डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन करते हैं जबकि भारत में नहीं करते, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं, यानी भारत में आपको नीति नियम अच्छे नहीं लगते, लेकिन दूसरे देशों में जाएं तो वहाँ तो पालन करते हैं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगारेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं, दूसरे देशों में नहीं फेंकते। कागज़ के पुर्जे उछालते हैं, यानी कागज़ के टुकड़े भी यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते, यानी दूसरे देशों में आप सारे नियम पालन करते हैं और वहाँ वाह वाह हो जाती है कि आपने तो नियम पालन किए, लेकिन जैसे ही भारत में आते हैं हम एक भी नियम पालन नहीं करते। तो कलाम जी कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा, यानी उनका नाम है तिनायकर, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं, और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष लगाते हैं। यानी अमीर लोग अपने कुत्तों को यहाँ वहाँ छोड़ देते हैं, जिससे कुत्ते गंदगी करते हैं, फिर कहा क्या जाता है कि नगर पालिका कुछ नहीं करती। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। कहने का अर्थ इतना है कि क्या कोई अमीर घर का कुत्ता बाहर निकलता है या वहाँ टॉयलेट करता है तो एक कर्मचारी नगर पालिका का एक व्यक्ति क्या उनकी यही सफाई ही करता रहे, उनके पीछे घूमता रहे। राष्ट्रपति ने मिसाल यानी कि एक उदाहरण दिया कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के
मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है, यानी कि जहाँ कुत्ता टॉयलेट करता है उसके मालिक को साफ करना होता है अमेरिका और जापान में। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वही उलट आते हैं, यानी कि हमने वोट दे दिया तो हमें लगता है कि अब हमारी जिम्मेदारी खत्म, जो भी चुनाव में जीतेगा उसे ये सारा काम करना होगा, ये हम सोचते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएं, यानी हम जो करें वो हमेशा सही हो, हमारी सेवा की जाए, ऐसा हम सोचते हैं। कब? चुनाव में वोट डालकर आने के बाद हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर खड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की हिमाकत तक नहीं करेंगे, यानी कि अगर कोई रास्ते में कचरा हमें मिल गया, अपने घर में कोई कचरा मिल जाए तो हम उसे उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन रास्ते में कोई कचरा मिल गया तो हम उसे उठाएंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सरकार का काम है, ऐसा हम सोचते हैं। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है, यानी कि समाज की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उसमें भी हमारा यही तरीका रहा है। हम ड्राइंग रूम में, यानी ड्राइंग रूम के अंदर बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़कर लगातार बोलते जा रहे हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं, यानी कि हम बोलते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन घर में शादी हो तो हम तो दहेज ले ही लेते हैं। और बहाना देखिए, पूरी व्यवस्था ही खराब है, लेकिन हम कहते क्या है, हमारी व्यवस्था खराब है, लेकिन हकीकत में हम भी दहेज ले रहे हैं, ऐसा कहना है अब्दुल कलाम जी का। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा, ऐसा हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? हम कहते हैं समाज खराब है, सरकार खराब है, तो इसे बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल हैं हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार, लेकिन मैं और आप कतई नहीं, यानी कि हम क्या कहेंगे कि ये जो सारी व्यवस्था है उसमें सरकार है, हमारे अड़ोस पड़ोसी हैं, हमारे जो ऑफिस हैं वो सारी सरकारी ऑफिस हैं इसमें शामिल होंगी, अन्य समुदाय हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, लेकिन हम क्या कहेंगे कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम भी इसके अंदर ही शामिल हैं। इन सारी समस्याओं को खड़ा करने वाले हम खुद हैं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चले जाते हैं। यानी कि आपको क्या लगता है कि आप कोई भी कचरा करें और मिस्टर क्लीन नाम का कोई एक व्यक्ति होगा जो हमेशा आपका कचरा साफ करेगा, और अगर आप ऐसा समाज में नहीं देखते तो आपको लगता है कि देश खराब है और उस समय आप देश को छोड़कर ही चले जाते हैं। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे, इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। यानी कि यहाँ अब्दुल कलाम जी हमें सीख देते हैं कि जब कभी भारत में आप ये सफाई वगैरह नहीं देखते हैं, आपको ये लगता है कि भारत अच्छा नहीं है, तब आप दूसरे देश में जाएंगे, दूसरे देश से तीसरे देश में जाएंगे, लेकिन जब आप पूरी तरह से फंस जाएंगे तब ये सोचते हैं कि भारत सरकार हमें बचा ले, लेकिन हकीकत ये है कि भारत को ही आप खराब समझकर इसे ही छोड़कर आ चुके थे। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। हर ये
व्यक्ति यही कहेगा कि देश खराब है, लेकिन हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, ये किसी ने सोचा? क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था से नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झंझोरते हैं, यानी कि लोगों को समझाते हैं कि आप देश के लिए इतनी शिकायतें करते हो, लेकिन खुद भी देश के लिए जागरूक हो और अपना कर्तव्य दिखाओ। यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंको और नियमों के हिसाब से ही चलो। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई देश से सहमत हैं तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। यानी कि आप ऐसा मानते हैं कि अब्दुल कलाम जी की बात सही है, हमें भी देश के लिए जागरूक होना चाहिए, तो यही ईमेल आपको अपने 10 साथियों को भेजना होगा। अंत में पत्र में देखें, परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। तो इस प्रकार किरण ने अपने मित्र को पत्र लिखकर ये अब्दुल कलाम जी का संदेश भेजा है कि आप दूसरे देशों में रहकर नियम पालन करते हो, लेकिन आपको अपने देश में रहकर भी ये सारे नियम पालन करने ही पड़ेंगे। चलिए, अब आप शब्दार्थ हैं वो अपने नोटबुक में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर दिया है अभ्यास, जिसमें मौखिक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। उसे पढ़ेंगे और अपने हिसाब से सिर्फ उसे सोचेंगे, आपको उसके आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यानी कि शब्द हैं उल्टे फुल्टे दिए गए हैं, तो आपको उसे एक अच्छा सा व्यवस्थित वाक्य बने इस तरह से जोड़ना है। उसके बाद आपको लिखना है स्वाध्याय। स्वाध्याय में जो प्रश्न के उत्तर लिखिए वाला पहला प्रश्न है, वो पूरा प्रश्न आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे। उसके बाद भाषा सज्जता के अंदर कहावतें दी गई हैं, उसे समझना है। पहली कहावत है, एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकती, तो उसका अर्थ दिया है, एक वस्तु के 2 समान अधिकारी नहीं हो सकते, यानी एक ही वस्तु पर 2 व्यक्ति अपना अधिकार नहीं बता सकते। दूसरा है, खोदा पहाड़ निकला चूहा, यानी अधिक मेहनत लाभ कम। तीसरा है, जिनकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि शक्तिशाली व्यक्ति ही जीतता है, यानी शक्तिशाली व्यक्ति की ही जीत होती है। तो ये कहावतें और नीचे दी गई सारी कहावतें भी आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे।